राक्षस राजा का दैनिक जीवन, 4 लोकी परिवार और उद्दंड कुत्ता। जब मैं अपना भोजन का आनंद ले रहा था, लोकी का परिवार आ गया। एक और जोड़ी जिज्ञासु आंखें मुझे देखने लगी, उनमें से एक नया आगंतुक की। जब मैं मुड़कर देखने लगा कि कौन मुझे देख रहा है, तो मेरी नज़र सुंदर सुनहरी आंखों वाली एस वालेंस्टीन पर पड़ी। ऐसे एक आश्चर्यजनक और पतली लड़की थी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे। वह एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए थी जिसमें नीली रेखाएं और फूलों के डिज़ाइन थे, और एक नीली स्कर्ट भी। ईमानदारी से कहूं तो एनिमे में उनकी सुंदरता को पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया गया है। जब मैंने नए आगंतुकों को देखा तो उन्होंने भी मुझे देखा और समझ नहीं पाए कि यह नया व्यक्ति जो अकेले रेस्तरां में बैठा है कौन है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? रिवेरिया ने ऐसे संदेह से पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन वह मजबूत लगता है। हालांकि मैं नहीं बता सकती कि उसकी ताकत क्या है, एस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। किसी परिचित से मुलाकात हुई एस? रिवेरिया, उनके समूह की एक अमेजन ने पूछा। वह टायोना थी। नहीं टायोना, हम उसे नहीं जानते, लेकिन शायद एस नवागंतुक में दिलचस्पी रखती है, रिवेरी ने कहा। राक्षस राजा का दैनिक जीवन C5 हेस्टिया, हर्थ की देवी या एक लोली देवी से मिलने का तरीका। उर्वरता की परिचारिका को छोड़कर और खोज जादू का उपयोग करके लोली देवी को ढूंढते हुए मैंने पाया कि वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से परित्यक्त चर्च में थी। अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए मैं छोटे चर्च की ओर बढ़ा। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि दिन कैसे बीत गया। शाम हो चुकी थी और शहर की सड़कें साहसी लोगों से भरी हुई थीं जो जाहिर तौर पर अभी अभी अंधेरे कक्ष से लौटे थे और एक सफल छापे का जश्न मनाने का फैसला किया था। कुछ मजे कर रहे थे, अन्य दुखी थे। और एरियो की शाम की सड़कों से गुजरते हुए मैंने कई लोगों को देखा और महसूस किया कि यह एक एनिमे दुनिया नहीं है, बल्कि एक वास्तविक दुनिया है। यहाँ लोग अपना जीवन जीते हैं, वे खुश होते हैं, वे दुखी होते हैं, वे साहसिक कार्य पर जाते हैं, वे परिवार शुरू करते हैं। वे सभी अपने जीवन के साथ जीवित लोग हैं। जब मैं हंसमुख धुन गुनगुनाते हुए व्यस्त सड़कों से और आगे बढ़ा जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई थी, मैं चर्च के पास पहुंचा। प्रत्याशा, राक्षस राजा का दैनिक जीवन C6, आधिकारिक तौर पर एक साहसिक और डंजन के बारे में जानकारी। अगली सुबह काफ़ी जल्दी उठते हुए मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि मैं अधिक समय तक नहीं सोया था। अपने ऊपर एक वजन महसूस करते हुए मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि हेस्टिया मुझ पर लार टपका रही थी। उसकी लार को पोंछने के लिए सरल जादू का उपयोग करते हुए मैंने धीरे से उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरा और पिछले दिन के बारे में सोचा। कल बहुत सारे कार्यक्रमों से भरा था। एक दिन में इतना कुछ हुआ था कि यह आश्चर्यजनक था। मैं मर गया, सर्वशक्तिमान से मिला जिसने मुझे दूसरी दुनिया में दूसरा मौका देने का फैसला किया। फिर मैं शहर में पहुंचा, घूमा, विभिन्न लोगों से मिला जिनमें ऐसे पात्र भी शामिल थे जो कल तक काल्पनिक माने जाते थे। मैंने एक कल्पना बार में लड़ाई भी की। ... ठीक है, एक मूर्ख को रेस्तरां से बाहर फेंक दिया और सुंदर लड़कियों की संगति में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। लोकी से मिला। अब मैं समझता हूं कि अधिकांश लेखक उसे क्यों पसंद करते हैं। वह काफ़ी मज़ेदार है अगर वह आपको धोखा देने या अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही है। उसके बाद राक्षस राजा का दैनिक जीवन 7, भविष्य की योजनाएं और डंजन की पहली यात्रा। गिल्ड छोड़ने के बाद मैंने देखा कि हेस्टिया बहुत उत्साहित थी। उसकी खुशी इतनी संक्रामक थी कि मैं बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। मेरी नज़र देखकर हेस्टिया थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखें एक सफल दिन की संतुष्टि से चमक रही थीं। उसने आखिरकार एक परिवार का सदस्य पा लिया था और अपने दोस्त को इसके बारे में डींग मार सकती थी। जब हम ओरेरियो की रोशन शाम की सड़कों पर चले, मैंने पूछने का फैसला किया कि उसका दिन कैसा गया और वह इतनी अच्छी मूड में क्यों है। उसका जवाब मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर गया, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया। हेस्टिया, तुम्हें इतना अच्छा मूड किस बात का है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हिप हेस्ट्स को छोड़ने के बाद मैं उस जीर्ण शीर्ण चर्च में रह रही थी और उस भयानक सोफे पर सो रही थी जिससे पीठ में दर्द होता था। मैं एक देवी हूं और अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक नर्म बिस्तर पर सोना चाहिए, हेस्टिया ने एक विस्तृत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो स्पष्ट रूप से अपने नए नर्म सोफे के बारे में उत्साहित थी। ओह, मेरी देवी ने मुझे एक नर्म सोफे के लिए बेच दिया है। राक्षस राजा का दैनिक जीवन 8, डंजन पर उचित छापा या 10वीं मंजिल तक स्पीडरन। अपना निर्णय लेने के बाद एलेक्स ने कूदने का फैसला किया, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे जाना आम लोगों के लिए था। केवल राजा ही छोटे रास्ते चुनते हैं। डंजन नामक गहरे गड्ढे में विश्वास का एक बड़ा कदम उठाते हैं। पर्याप्त गति प्राप्त करने के बाद एलेक्स पहले मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा और विश्वास का बड़ा कदम उठाया। जब वह गिर रहा था, उसने सोचा कि यह मुक्त गिरावट का काफी अच्छा अनुभव था। जमीन को अपनी ओर आते देखकर उसने एक कुशल फ्लिप करने और एक आदर्श सुपरहीरो लैंडिंग करने का फैसला किया। लैंडिंग के बाद एलेक्स ने यह भी महसूस किया कि मार्वल ब्रह्मांड में से एक में डेडपूल ने एक आंसू बहाया,
ताली बजाने लगा, अपने मुखौटे से एक आंसू पोंछा और कहा, मुझे इस बेवकूफ़ पर गर्व है, ये सबसे अच्छा कूद था जो मैंने कभी देखा है। इन मूर्खतापूर्ण विचारों को हिलाते हुए एलेक्स खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। उसने देखा कि आसपास के साहसिक लोग उसे चौड़ी आंखों से घूर रहे थे, जो उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या राक्षस राजा का दैनिक जीवन C99 चच की खरीद और हिपहेस्ट से मुलाकात। मेज पर बैठकर जहां हेस्टिया ने रात का खाना तैयार किया था, एलेक्स ने उसकी मदद की और वे खाने लगे। वे धीरे धीरे खाते हुए भोजन का आनंद लेते रहे। एलेक्स ने देखा कि हेस्टिया बहुत अच्छे मूड में थी और उसने अपनी छोटी देवी से पूछने का फैसला किया कि वह इतनी खुश क्यों है। मेरा नया बिस्तर आ गया है और मैंने पहले ही उसे आजमाया है। इसके अलावा मेरा भविष्य का परिवार कप्तान सफलतापूर्वक डंजन में अपना पहला रेड पूरा कर चुका है। हेस्टिया ने गर्व से अपने सीने को फुलाया, अपने बच्चे की उपलब्धियों और सफलताओं के बारे में डींगे मारते हुए। तो जब मैं डंजन में व्यस्त था, तुमने बस खाया और सोया। एलेक्स ने एक भौं उठाए। मैं घर की देवी हूं और मुझे घर की देखभाल करनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों से मैं एक आलसी देवी लगती हूं, हेस्टिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। ठीक है, तुम आलसी देवी नहीं हो, बल्कि घर की देखभाल करने वाली हो, एलेक्स ने सहमति जताई, एक सांस लेते हुए। रात का खाना खत्म करने के बाद वे मेज से नए सोफे पर चले गए। राक्षस राजा का दैनिक जीवन C10 फिर से डंजन में, या राइड बॉस को एक ही झटके में कैसे हराएं, उसी शाम को। हेस्टिया और एलेक्स के हिपहेस्ट्स के कार्यशाला से जाने के बाद वे धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़े, जो अब आधिकारिक तौर पर उनके अधिकार में था। चलते समय एलेक्स ने देखा कि हेस्टिया उसे बार बार देख रही थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसने पहल करने का फैसला किया। हेस्टिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दूंगा, एलेक्स ने अपनी छोटी देवी को देखते हुए कहा। मैं बस फिर से धन्यवाद देना चाहती थी। तुम वास्तव में नहीं समझते कि तुमने हिपहेस्ट्स के लिए क्या किया है। यह अभिशाप उसके पूरे जीवन में उसे परेशान करता रहा और उसने इसके कारण बहुत कुछ सहा है, हेस्टिया ने कहा, उसके आंखों में आंसू बनने लगे। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूं, हेस्टिया, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह अभिशाप मेरे लिए एक छोटी सी समस्या थी और इसे हल करना काफी आसान था। ऐसे अभिशापों को हटाने के कई तरीके हैं। राक्षस राजा का दैनिक जीवन C11 लोकी परिवार और दुर्भावनापूर्ण हाफेल्फीना। अपने विचारों से बाहर आते हुए एलेक्स ने एक आवाज सुनी और देखा कि एक अमेजन महिला आ रही है। वह टियोना थी। टियोना को नजरअंदाज करते हुए जो उसकी ओर दौड़ रही थी, एलेक्स अपने विचारों में खो गया। उसका पहला विचार था, क्या हुआ अभी? वह बड़े क्रिस्टल को देखता रहा जो उसके सामने गिरा था। कभी कभी छत में बने छेद को देखता था जो 16वीं मंजिल की ओर जाता था, और फिर क्रिस्टल को देखता था। टियोना को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जो उसके आसपास कूद रही थी और सवाल पूछ रही थी। तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? या इससे भी बेहतर, मुझे फिर से दिखाओ। आओ, मुझे फिर से दिखाओ। तुमने ये कैसे किया? बूम बैम और छत में एक छेद। टियोना ने पूछा, एलेक्स के आसपास एक ऊर्जावान बच्चे की तरह कूदते हुए। अपने विचारों से बाहर आते हुए एलेक्स ने सोचा, ठीक है, नरक में जाओ। उसने टियोना पर ध्यान देने का फैसला किया जो उसके आसपास कूद रही थी और उसके हाथ को एक खराब बच्चे की तरह खींच रही थी। राक्षस राजा का दैनिक जीवन 12 हेस्टिया के साथ डेट और भविष्य की समस्याएं। उसी शाम को, आओ एलेक्स, सोफे पर लेट जाओ और अपनी शर्ट उठाओ ताकि मैं तुम्हारी स्थिति अपडेट कर सकूं, हेस्टिया ने कहा, एलेक्स को सोफे की ओर धकेलते हुए। ठीक है, धकेलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी करूंगा, एलेक्स ने जवाब दिया, सोफे पर लेटते हुए और अपनी पीठ को उजागर करते हुए। जब हेस्टिया एलेक्स की स्थिति अपडेट कर रही थी, उसके विचार इस बात में व्यस्त थे कि सोफा कितना नर्म है, पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया। उनींदापन को दूर करते हुए एलेक्स अगले दिन के लिए योजनाएं बना रहा था। ठीक है, तुम्हारी स्थिति अपडेट हो गई है, कोई बदलाव नहीं है सिवाय कुछ नए टाइटल्स के, हेस्टिया ने कहा, एलेक्स के अपडेटेड स्टेट्स की समीक्षा करते हुए। मुझे देखना है कि ये नए टाइटल्स क्या हैं, एलेक्स ने कहा, उठते हुए और हेस्टिया से पेपर लेते हुए। C13 डेनाट्स और युद्ध की घोषणा। उसी शाम एलेक्स ने 3 मूर्खों को सड़क पर फेंक दिया। उसने अपने हाथ धोए और रेस्तरां में वापस चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसे सन्नाटा मिला। कमरे का सर्वेक्षण करते हुए एलेक्स ने देखा कि कुछ ग्राहक उसे डर से देख रहे थे, अन्य उसे थम्स अप दे रहे थे, और एक व्यक्ति उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कुछ भारी पकड़कर उसे पीटने के लिए दौड़ने को तैयार हो। इन लोगों की अनदेखी करते हुए एलेक्स बिना किसी भाव के अपने सीट पर वापस चला गया, उम्मीद करते हुए कि सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन मामा मिया के विचार अलग थे। तुम शैतान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रेस्तरां में कुछ भी तोड़ना नहीं और लड़ना नहीं, मिया चिल्लाई, रसोई से बाहर आते हुए। मामा मिया, यह मेरी गलती नहीं है, मुसीबत मुझे घेरती है, एलेक्स ने निर्दोष दिखाते हुए हाथ फैलाते हुए कहा।
यह मेरी समस्या नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रेस्तरां में लड़ना नहीं। क्या तुम यहाँ आना बंद करना चाहते हो? मिया ने कठोर स्वर में कहा, उसकी बाहें पार करते हुए। एलेक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, वह रेस्तरां से प्रतिबंधित नहीं होना चाहता था। मामा मिया, मुझे माफ कर दो, ये फिर नहीं होगा, एलेक्स ने हाथ जोड़कर कहा। मिया ने नाक से सांस ली, तुम्हें इसे मतलब होना चाहिए। अब काम पर वापस जाओ और बर्तन धोने में मदद करो। एलेक्स ने जल्दी से सिर हिलाया, राहत महसूस करते हुए कि उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा था। जैसे ही उसने बर्तन धोना शुरू किया, वह उन 3 मूर्खों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने बाहर निकाला था। वे कौन थे और वे इतने अजीब क्यों लग रहे थे? बर्तनों की आवाज से रसोई भर गई थी। एलेक्स के दिमाग में अभी भी पहले की मुठभेड़ की चिंता थी। अचानक एक समाचार रिपोर्ट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ब्रेकिंग न्यूज, डेनार्ड्स कुख्यात भूमिगत संगठन ने शहर पर युद्ध की घोषणा की है। एलेक्स की आंखें टीवी की ओर गईं, उसका दिल डर और जिज्ञासा के मिश्रण से धड़कने लगा। डेमन किंग का दैनिक जीवन C1414 गेम की चर्चा या मूर्ख को पकड़ने का तरीका। उसी शाम हेस्टिया ने हॉल छोड़ने के बाद एलेक्स को खबर बताने के तरीके के बारे में सोचना जारी रखा और डर था कि वह अपनी परेशानियों को बढ़ाने से बचने के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण कर सकता है। जैसे ही हेस्टिया देवताओं के इकट्ठा होने वाले भवन से दूर हुई, हेफेस्ट्स ने उसे पकड़ लिया। हेस्टिया, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे ऐसे स्थानों में रहना पसंद नहीं है। वैसे भी, हेफेस्ट्स ने कहा, हेस्टिया के साथ पकड़ते हुए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? हेफेस्ट्स ने पूछा। मैं पहले एलेक्स को ढूंढूंगी और उसे सभा के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम घर जाएंगे, हेस्टिया ने जवाब दिया। वैसे एलेक्स को उसका उपनाम मिलने के बाद तुम क्यों घबरा गईं? तुमने कहा था कि तुम मुझे बाद में बताओगी, हेफेस्ट्स ने पूछा। आश्चर्य है कि उसके दोस्त ने उस समय इतना उदास क्यों देखा। मैं घबराई नहीं थी, मुझे डर था कि एलेक्स को उसका उपनाम मिलने के बाद क्या होगा, हेस्टिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और एलेक्स को उसका उपनाम मिलने के बाद क्या परिणाम होंगे? हेफेस्ट्स ने जिज्ञासा से पूछा। हेस्टिया ने सावधानी से चारों ओर देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम जानते हो कि देवता कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एलेक्स के उपनाम के साथ मुझे डर है कि अन्य देवता उसे भर्ती करने की कोशिश करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। हेफेस्ट्स ने सोच समझकर सिर हिलाया, हेस्टिया की चिंताओं को समझते हुए। जैसे ही वे चले, हेस्टिया ने एलेक्स की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। क्या वह उत्साहित होगा या वह इसे टालने की कोशिश करेगा? वह एलेक्स के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी कि वह इसे टालने की कोशिश करेगा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह एक उपनाम के साथ जुड़े परिणामों से बच नहीं सकता। हेस्टिया के विचार पास के लोगों के एक समूह से हंसी और बातचीत की आवाज से बाधित हुए। उसने हेफेस्ट्स की ओर मुड़कर कहा, चलो एलेक्स को ढूंढते हैं और इसे खत्म करते हैं। मैं उसे इंतजार नहीं करना चाहती। डेमन किंग का दैनिक जीवन C15 कैसे? मैंने तहखाने में बिल्बो से मुलाकात की। जब एलेक्स तहखाने में उतरना जारी रखा, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसने कितना हंगामा मचाया था, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा छोड़ सकता था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। गिल्ड हॉल धीरे धीरे एलेक्स के शिकार और चिंतित साहसी लोगों से भर गया था। पहले समूह में वे लोग थे जो उस साहसिक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते थे जिसने तहखाने में उन पर हमला किया था। दूसरे समूह में वे लोग थे जो इस दृश्य को देखने आए थे, और तीसरे समूह में गंभीर साहसिक लोग शामिल थे जो जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति कौन है जो उनकी आजीविका को बाधित कर रहा है और आगे की परेशानी को रोकने के लिए उसे पकड़ना चाहते थे। किसी को हमारी मदद करनी चाहिए। मैं साहसिक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। उसने मेरे शिकार को बाधित किया और मुझे घायल कर दिया। विभिन्न चिल्लाहट गिल्ड हॉल में गूंज रही थी, जिससे कर्मचारियों को सिरदर्द हो रहा था। इतनी आवाजें थीं कि यह समझना असंभव था कि वे क्या कह रहे थे। रेम, विभाग के प्रमुख, ने सिरदर्द के साथ कहा, यह क्या हो रहा है? हमें कुछ करना होगा। C16 छोटा हॉबिट और मदद का अनुरोध। जब एलेक्स खाली कमरे से बाहर निकला तो वह और उसकी युवा सहायक लिली तहखाने के पहले मंजिल से बाहर निकलने की ओर बढ़े। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था और प्रसिद्ध नवागंतुक एक ही थे। वह याद करती है कि जब वह तहखाने में प्रवेश कर रहा था तो वह गंभीर और केंद्रित था, और अब वह समझ नहीं पा रही थी कि यह विचित्र व्यक्ति जो मास्क पहने हुए था वही नवागंतुक हो सकता है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। लेकिन तथ्य निर्विवाद थे। अलेक्जेंडर वोल्डेगॉर्ड, जिस नवागंतुक के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था, वह एक बहुत ही अजीब आदमी निकला। लिली ने एलेक्स को घूरते हुए देखा। आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया और यह प्रसिद्ध नवागंतुक एक ही हो सकते हैं। क्या आपके चेहरे पर कुछ है? एलेक्स ने पूछा, लिली की तीव्र दृष्टि को देखते हुए। उन्होंने अपने चेहरे की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मास्क बंद था। एक बार आश्वस्त होने के बाद उन्होंने पूछने का फैसला किया, क्या आपके दिमाग में कुछ है, क्योंकि आप मुझे इस तरह घूर रहे हैं? नहीं, मैं बस, लिली ने कहा, लेकिन एलेक्स ने उसकी बात काट दी।
चलो बाहर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं, एलेक्स ने कहा और वे दोनों तहखाने से बाहर निकल गए। C17 दुष्ट हेस्टिया और संभवतः एक नया परिवार सदस्य। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस क्षण जब युद्ध खेलों के संबंध में बैठक समाप्त हुई और हेस्टिया ने अपोलो के खिलाफ अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। जिन देवताओं ने अभी तक हॉल नहीं छोड़ा था, वे हेस्टिया के कार्यों से स्तब्ध थे। किसी ने भी इस सौम्य छोटी देवी से ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। हॉल में शेष पुरुष देवताओं ने अपोलो की स्थिति देखकर ठंडे पसीने छूट गए। उन्होंने खुद से कसम खाई कि वे कभी भी हेस्टिया का पीछा करने की कोशिश नहीं करेंगे, डरते हुए कि वे उसी भाग्य का सामना कर सकते हैं। जल्दबाजी में वे हॉल से प्रस्थान कर गए, परिणामों से सावधान रहते हुए। एक बार भीड़भाड़ वाला हॉल अब खाली हो गया था, केवल कुछ देवताओं को छोड़कर, अपोलो के अलावा, जिसे उसके साथी देवताओं ने बाहर निकाला था। हेस्टिया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, हेफेस्ट्स ने अपने माथे को रगड़ते हुए कहा। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका दयालु मित्र इस तरह का व्यवहार कर सकता है। हेफेस्ट्स ने संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या हेस्टिया को अपना परिवार शुरू करने के लिए जाने देना सही था। वह सोचने लगी कि क्या हेस्टिया के इस नए रूप को देखते हुए ये निर्णय सही था। C18 लिली 2.0 और हेफेस्ट्स की ओर बढ़ना। उसी शाम दो देवियों के उसके घर से जाने के बाद एलेक्स सोफे पर बैठ गया और भारी सांस ली, महसूस करते हुए कि उसने अपने दिन के कार्यों के बारे में बताने से बचने में कामयाबी हासिल की थी। उसने लिली को एक कहानी सुनाने का फैसला किया ताकि वह अपने क्रूसेड के बारे में सवालों से बच सके। जैसे ही एलेक्स सोफे पर बैठा, उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसे बाज की तरह देख रहा था। आज के उसके कार्यों के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल रहा था। एलेक्स ने अपने छठे नियम का उपयोग करने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन इससे उसे मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे अभी भी अपनी देवी के सवालों का जवाब देना होगा। ऊपर देखते हुए एलेक्स ने हेस्टिया की आंखों से मुलाकात की, जो उसे इतनी तीव्रता से घूर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे छेदने के लिए तैयार थी। चूंकि हम अकेले हैं, मुझे बताओ कि तुमने आज क्या किया, और सवाल से बचने की कोशिश भी मत करो। मैंने घर आते समय तुम्हारे बारे में सुना है, हेस्टिया ने शांत आवाज में कहा। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ा मजा किया, एलेक्स ने कहा, लेकिन हेस्टिया की आंखों में संदेह देखकर उसे एहसास हुआ कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रही है। C19 हेफेस्ट्स में मुफ्त में रहना और प्रशिक्षण की शुरुआत। उसी दिन समूह ने अपने सभी सामान इकट्ठा करने के बाद वे खाली कमरे में बचे हुए 3 कुर्सियों पर बैठ गए। एलेक्स ने देखा कि कमरा कितना खाली हो गया था, लेकिन वह समझ गया था कि यह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। एक बार जब उनका नया घर नवीनीकृत हो जाएगा, तो वह अपने परिवार में नए साहसी लोगों को भर्ती करना शुरू कर सकता था। ये घर एक जीवंत स्थान बन जाएगा, हंसी और विभिन्न लक्ष्यों और आकांक्षाओं वाले लोगों से भरा हुआ। एलेक्स उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब नए सदस्य उनके परिवार में शामिल होंगे, ताकि वह उन्हें प्रशिक्षित कर सके और सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सके। मस्या, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, एलेक्स ने कहा, कमरे को एक बार फिर से स्कैन करते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी छूट नहीं गया है। हाँ, मैंने सब कुछ अपने बैग में पैक कर लिया है, हेस्टिया ने अपना छोटा पर्स दिखाते हुए कहा। लिली ने पर्स को ईर्ष्या से देखा, जो एलेक्स की नज़र से नहीं छिपा। लिली, चूंकि तुम अब हमारी नई परिवार की सदस्य हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं, एलेक्स ने कहा और लिली की आंखें चमक उठीं। C20 लिली की नई शक्ति या एक और स्पीडरन। प्रशिक्षण मैदान। एलेक्स ने अपने शिष्यों को वजन के साथ दौड़ने और अभ्यस्त होने के लिए भेजने के बाद उसने गैंग के साथ थोड़ी बातचीत करने का फैसला किया, खासकर हेस्टिया, हेफेस्ट्स, लोकी और तसुबाकी के साथ। लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, एक बेचैन देवी, जो इंतजार करने से थक गई थी और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी, बोलने लगी। वह बहुत जिज्ञासु थी कि एलेक्स ने तहखाने में क्या किया था। एलेक्स, पिछली बार तुम मुझे विचलित करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार नहीं। मैं जानना चाहती हूं कि तुमने तहखाने में क्या किया। अफवाहें मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, मुझे विवरण चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे, लोकी ने एलेक्स के पास आते ही कहा। उसके सवाल को सुनकर एलेक्स की आंखें तुरंत घबराहट से इधर उधर घूमने लगीं। लोकी, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, एलेक्स ने कहा, लेकिन लोकी की आंखों में संदेह देखकर उसे एहसास हुआ कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रही है। C21 युद्ध खेल या पूर्ण विनाश। एलेक्स के समूह के तहखाने से निकलने के बाद उन्होंने लिली की पहली सफल छापेमारी का जश्न मनाने के लिए भोजन करने का फैसला किया। उसने वह हासिल किया था जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। हालांकि एक विवरण था जिसे एलेक्स भूल गया था। लिली ने क्या कहा था जब वह तहखाने के फर्श पर लेटी हुई थी, थकी हुई थी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूं तो मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी इसके लिए कि तुमने मुझे क्या सहना पड़ा, लिली ने एलेक्स को घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या तुम्हें अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धि पर गर्व नहीं होना चाहिए? एलेक्स ने पूछा। लिली की धमकी को पूरी तरह से भूल गया था।
उसने कहा था कि जब वह अपनी ताकत हासिल करेगी तो तुम्हें गला घोंट देगी। एस ने लिली की ओर से एक सपाट स्वर में जवाब दिया, जिससे एलेक्स की आंखें झपक गईं। बिल्कुल, अब यहाँ आओ और अपने मजाक के लिए अपनी लायक सजा लो, लिली ने कहा, एलेक्स की पीठ पर कूदते हुए और उसे गला घोंटने की कोशिश की। C22 डेमन किंग और देवता पर हमला। युद्धभूमि। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस क्षण से पहले जब एलेक्स ने लिली को किले की ओर लॉन्च किया था ताकि अपोलो के परिवार के 2 सदस्यों को लड़ाई में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके। लिली को पता नहीं था कि ये दोनों लड़कियां कभी भी हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती थीं और एक मजबूत योद्धा को चिकित्सक की रक्षा करने की योजना के साथ अलग रहती थीं, ताकि यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक घायल मित्रों का इलाज कर सके। लिली के किले के अंदर हल्के से उतरने के बाद उसने चारों ओर देखा और अपना वस्त्र पहन लिया। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से उसे गला घोंट दूंगी। भले ही मैं उसे गला नहीं घोंट सकती, मैं उसके जीवन को दुखी बनाने का तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे इन लड़कियों को ढूंढना होगा, लिली ने सोचा जब उसने वस्त्र पहना ताकि वह दिखाई न दे। लिली चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी, जो केंद्र से दूर एक घर में छिपा हुआ था। जब वह घर के पास पहुंची तो उसने उनकी बातचीत सुनी और छिपकर सुनने का फैसला किया। कैसेंड्रा, क्या तुम सुनिश्चित हो? C23 नए सदस्यों का अपहरण कैसे करें, या बल्कि उन्हें कैसे आमंत्रित करें? यूरेनस द्वारा एलेक्स और हेस्टिया को एक अलग कमरे में आमंत्रित करने के बाद हर कोई चुप हो गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। शुरुआत में यह एक सामान्य युद्ध खेल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फिर घटनाएं अप्रत्याशित मोड़ पर चली गईं। एलेक्जेंडर वल्डेगॉर्ड, हेस्टिया फैमिलिया का एक सदस्य, अपोलो फैमिलिया पर हमला किया और उनके साथ क्रूरता से निपटा। स्क्रीन देख रहे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या प्रेरित किया था। घटनाएं इतनी तेजी से विकसित हुई कि दर्शक उनका पालन नहीं कर सके। लड़ाई समाप्त होने के बाद एलेक्स लौट आया और अपोलो पर हमला किया। मुख्य देवता यूरेनस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बजाय उसे चर्चा के लिए एक अलग कमरे में आमंत्रित किया। हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। हर कोई अनुमान लगाने लगा कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है यूरेनस उस बच्चे के साथ क्या करेगा? एक देवता ने पूछा। मुझे लगता है कि वह एक देवता पर हमला करने के लिए उसे गंभीर रूप से दंडित करेगा, एक अन्य ने कहा। C24 लोकी को क्यों नहीं बुलाना चाहिए? हेफेस्ट्स का भवन। एलेक्स ने लोकी से हंसते हुए भागना शुरू करने के बाद उस शाम जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सभी की आत्माओं को ऊपर उठाते हुए उसने मुख्य कार्य पर आगे बढ़ने का फैसला किया, हेस्टिया फैमिलिया के नए सदस्यों को पेश करना। ठीक है लोकी, बस इतना ही हमला करना। मुझे हमारे मेहमानों का परिचय कराना है, एलेक्स ने कहा, लोकी को अपनी बांह की लंबाई पर पकड़कर रोक दिया। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? लोकी ने चिल्लाते हुए कहा, एलेक्स तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। हेस्टिया, मुझे आपको हमारे परिवार के 2 संभावित सदस्यों का परिचय कराना है, एलेक्स ने जारी रखा, लोकी की नजरअंदाजी करते हुए जो मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। ये लाल बालों वाली लड़की जो एक टॉमबॉय जैसी दिखती है, वह है डैफने लॉरोस, अपोलो फैमिलिया की पूर्व उप कप्तान। वह स्तर 2 है, एलेक्स ने परिचय दिया, जिस पर डैफने ने मुंह बनाया। यह नीले बालों वाली शर्मीली लड़की कैसेंड्रा एलियन है, अपोलो फैमिलिया की पूर्व चिकित्सक। वह भी स्तर 2 है, एलेक्स ने परिचय दिया, जिस पर कैसेंड्रा ने शर्म से हाथ हिलाया। C25 फिर से बच्चा और तीसरे दर्जे के खलनायक। उसी दिन एलेक्स, लिली और लोकी के लौटने के बाद एलेक्स ने महसूस किया कि लोकी इस तरह के मजाक के लिए उपयुक्त नहीं थी। वह बहुत अधीर थी और कूड़ा साहसी लोगों को चिढ़ाने के बजाय समस्याएं पैदा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। एलेक्स ने फैसला किया कि वह लोकी को कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा क्योंकि वह सारा मजा खराब कर देती है, लेकिन उसने उसे यह बताने का फैसला नहीं किया ताकि और अधिक समस्याएं न पैदा हों। एलेक्स ने लोकी को देखा जो हंस रही थी और अनजाने। C26 एक नया अजीब राक्षस और बच्चे होने की चुनौतियां। जब एलेक्स मिनियन से निपट रहा था, लिली का समूह 5वीं मंजिल पर पहुंच गया था और चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। मंत्र की तीव्रता इतनी बढ़ गई थी कि आसपास के सभी प्राणी आकर्षित हो रहे थे और राक्षस हर तरफ से उन पर हमला कर रहे थे। उनका टीमवर्क असंगठित था क्योंकि यह उनकी एक साथ पहली मुहिम थी। अच्छा, अब खुश होना, लिली चिल्लाई, एक और राक्षस को उड़ा दिया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन सकती हूँ। और यह मेरी गलती नहीं है, कौन जानता था कि मंत्र इतना बेतुका होगा? डैफने ने जवाब दिया, एक राक्षस के हमले को रोकते हुए। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा पहला रन कैसा गया था, लिली ने कहा, खुद को थोड़ा आराम देने के लिए राक्षसों के झुंड को बिखेर दिया। तुमने कहा था कि तुम्हें जल्दी से भागना होगा, लेकिन तुमने मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताया जो राक्षसों को आकर्षित करता है, डैफने ने जवाब दिया, एक और राक्षस को काटते हुए। लड़कियों, लड़ना बंद करो, हम धीमा होने लगे हैं, जिसका मतलब है कि मंत्र। उद्धरण चिन्ह।